सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, बात करेंगे आज डायनामिक्स के बारे में। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपने काइनेमेटिक्स देख लिया होगा। काइनेमेटिक्स हम पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं। डायनामिक्स में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं वहां से। तो काइनेमेटिक्स में जो हमने देखा था, काइनेमेटिक्स में हमने क्या देखा था? काइनेमेटिक्स में हमने देखा था कि स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वो तो सब हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम डायनामिक्स पढ़ेंगे। डायनामिक्स में क्या क्या टॉपिक ऑफ कंटेंट आपके हैं, क्या क्या टॉपिक्स है जो आप देखते हैं, और उसमें सबसे पहले आता है फोर्स। फोर्स क्या है? ओके, लॉज ऑफ मोशन भी। तो बेसिकली चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिर हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज ये भी एक तरह का फोर्स ही है। वर्क पावर एनर्जी भी हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड देन सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड पीरियोडिक मोशन करके हम डायनामिक्स को खत्म करेंगे। मोर और लेस ये इन सब चैप्टर्स का बेसिक आपका कंप्लीटली कवर कर देगा। और अगर आप इसको देख लेते हैं और फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी नीचे डाउनलोड सेक्शन में दे दिए हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपके एमसीक्यू से लेके ऐसे टाइप क्वेश्चन से लेके न्यूमेरिकल से लेके मैच द फॉलोइंग से लेके सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप सब क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें और उन क्वेश्चंस को आप बेस्ड ऑन दिस लेसन सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज उन क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड ही ये लेसन आपका होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी फोर्स से। तो फोर्स क्या है? ठीक है, बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बेसिक से शुरू करते हैं। इट्स पुश और ए पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज। क्या दो चीजें कर सकती है? पुश हो सकता है, पुल हो सकता है। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। ओके, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब अगर आप रुके हुए हो तो चला सकता है, चले हुए हो तो रोक सकता है। शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है, जैसे कि आप आटा गूंथते हुए जो करते हैं, आप यू आर चेंजिंग योर शेप। अगर आप एक बलून लेते हैं, उसको दबाते हैं, यू आर चेंजिंग द शेप। करेक्ट। तो यहां से आपके सामने आते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या है? यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स का मतलब आपका है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना है? जीरो है। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स में आपका जो नेट फोर्स है और एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जब आपका नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो, मतलब बैलेंस्ड फोर्स जिसको हम बोलते हैं, अगर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो हम क्या करें? इधर से ही फोर्स लगा रहे हैं, इधर से ही फोर्स लगा रहे हैं, और वो एक दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, या स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपकी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है, तो इसलिए इसको बोला गया है बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? जब आप जैसे फुटबॉल को लात मारते हैं, ठीक है, कोई भी मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, टेबल को खींचते हैं, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। इनको काउंटरएक्ट, इनको कैंसिल आउट करने के लिए कोई भी दूसरा फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हाट दे डू एंड व्हाट एग्जैक्टली इज फोर्स। तो ये हम समझ चुके हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स में एक और टाइप्स हम बात कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? यहां पे आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नीडेड। ओके, फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नीडेड। मान लीजिए आपको फुटबॉल को लात मारनी है, ठीक है, उसमें आ गया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा? आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट नीडेड। अभी जादू हो रहा है क्या कि आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं लगाना पड़ रहा बट फोर्स हो जा रहा है आपका? तो चलिए इसमें देखते हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ है। इसके अलग अलग टाइप्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ या फिर मैग्नेटिक फोर्स हुआ। ये सब फोर्स क्या है? ये सब फोर्स वो है जहां पे आपको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। अर्थ अपने आप को हमको खींचती है, कहीं से भी खींचती है, वो कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। चीजें ऊपर से पेट से जो है टूट के नीचे ही गिरती हैं। क्यों? कोई कांटेक्ट नहीं है बट फिर भी गिरती है। तो ये हुई नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, और कांटेक्ट फोर्स में क्या हुआ? जैसे कि आपका कोई भी मस्कुलर फोर्स हुआ, ठीक है, या फिर इस चैप्टर में बात करेंगे फ्रिक्शन की।
या फिर मस्कुलर फोर्स की, ठीक है। तो ये सब हुए आपके कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं कि ये सब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे फॉलो करें, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि ये हर एक F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये कुछ ऐसा आपको हर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में देखने को मिल रहा है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका डिस्टेंस अगर बढ़ा, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स आपका कम हो जाता है, और स्क्वायर ऑफ दैट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। अभी के लिए इनको इतना समझना काफी है, बाकी तो जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, बिकॉज ग्रेविटेशन भी आपका एक चैप्टर है, मैग्नेटिक फोर्स भी आपका एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, तो उन सब में इनके बारे में काफी कुछ डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और फोर्सेज इन सर्कुलर मोशन, जब हम पिछले काइनेमेटिक्स जब हम कर रहे थे तो हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन कैसे होता है। तो सर्कुलर मोशन आपके पास दो तरह के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अब क्योंकि फोर्स पढ़ रहे हैं इसलिए हर टाइप के फोर्स की हम बात करें, कॉन्टैक्ट की भी बात करें, नॉन कॉन्टैक्ट की भी बात कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल की बात करें, सेंट्रीपिटल की बात कर रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, इट विल ब्रिंग यू टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल कहां लेके जाता है आपको, दिस टेक्स यू अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, इसलिए आपका सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा आपके टेंजेंट पे लगता है, इसलिए वो सर्कुलर मोशन को पॉसिबल कर पाता है। और F यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये होता है mv²/r, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे F आपका फोर्स है, m आपका मास है, v आपकी वेलोसिटी है, और r आपका रेडियस है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने रियल फोर्स नहीं माना है, इसको हमने माना है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, यहाँ पे P जो है ना वो साइलेंट है। सूडो फोर्स क्या है, सूडो फोर्स मतलब नकली फोर्स है। सूडो फोर्स क्या है, इससे नकली फोर्स मींस एग्जैक्टली ये नहीं होता, बट फिर भी हम इसको मानते हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट इज एग्जैक्टली कैंसलिंग, और यू कैन से काउंटरैक्टिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल के बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं आपके सिलेबस में। सेंट्रीपिटल के बारे में बहुत सारी बात करते हैं, ग्रेविटेशन में बात करते हैं, बिकॉज वहां पे भी चीजें एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही होती हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और फोर्स को यहां पे विराम देते हैं, और हम आ जाते हैं पार्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे। न्यूटन के 3 लॉ हैं इन टोटल, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें इनर्शिया के बारे में बताता है। हिंदी में अगर बात करें तो इनर्शिया को जड़ता बोलते हैं, तो जड़ जैसे कैसे होती है, ठीक है, कि वो चलती नहीं है। तो यहाँ पे ये बताता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी until and unless some external force is applied on it. ओके, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, मतलब अपने आप कुछ चेंज नहीं करेगी, तो रेजिस्ट करती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया बेसिकली एक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी है। क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी of body by virtue of which it resists change in state of motion or rest until and unless an external force is applied on it. इनर्शिया के बारे में थोड़ा और आगे बात करेंगे, बट यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया बॉडी, अब देखो अगर कोई बुक है वो टेबल पे रखी है, वो वहीं पे रखी रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते हैं। दैट्स ऑल, दैट इज द इनर्शिया फॉर यू। क्योंकि अगर वो अपने आप चलने लगी तो भाई साहब आपकी हालत टाइट कर देगी, करेक्ट। सेकेंड लॉ क्या है, ये सेकेंड लॉ आपको मोमेंटम के बारे में बताता है। मोमेंटम क्या है, पहली बात तो ये देख लेते हैं। मोमेंटम को हम P से लिखते हैं, और ये किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है। mv मास इनटू वेलोसिटी। मतलब बहुत ही रफ वर्ड्स में बात करें तो ये बताता है आपको औकात ऑफ योर मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बॉडी, कि बॉडी में
कितना मोशन, अगर आप किसी से टकरा गए तो कितना इंपैक्ट कॉज कर पाओगे, वो होता है आपका मोमेंटम। अब क्या है सेकंड लॉ, वो तो हम आगे देखने वाले ही हैं। और थर्ड लॉ है, अगर बहुत ही रफ वर्ड में बात करें तो एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बताता है। मतलब अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है तो सामने वाला आपको थप्पड़ पक्का मारेगा। अब थियोरेटिकली है ये लॉ कि आपने एक थप्पड़ मारा तो सामने वाला भी आपको उतना ही एक थप्पड़ मारेगा, बट प्रैक्टिकली तो आपको पता ही है। आप एक बार किसी को एक थप्पड़ मार के देखो तो क्या होता है, आपको सब पता है। खैर उसमें अब नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं इनर्शिया के बारे में। तो मैंने बोला प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट change in state of rest or uniform motion along a straight line until and unless some external force is applied on it। समझिए, जब तक आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो जिस स्टेट में, जिस अगर रेस्ट में तो रेस्ट में सही, मोशन में है तो मोशन में सही, और जिस डायरेक्शन में है वहीं पे चलती रहेगी until and unless some external force is applied on it। तो यहाँ पे इनर्शिया की तीन टाइप हो जाती हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलते हैं, अगर बॉडी रेस्ट पे रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है मोशन में रहेगी, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी until and unless some external force is applied on it। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। तो इनर्शिया ही है आपका पहला लॉ, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्शिया। अब एक और बात जो है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इनर्शिया इज ए सोलो प्रॉपर्टी ऑफ मास। मतलब इनर्शिया अगर कोई आपसे पूछे किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है भाई आपका इनर्शिया, तो इनर्शिया इज ए सोलो प्रॉपर्टी ऑफ मास। इनर्शिया खाली और खाली केवल और केवल मास के ऊपर डिपेंड करता है, इनर्शिया और किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई आपसे पूछे एक साइकिल है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एक ट्रक है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, बट एक का वेट प्रॉब्ली 100 केजी है तो दूसरे का वेट प्रॉब्ली 10,000 केजी, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? इनर्शिया ट्रक का ज्यादा होगा। इनर्शिया ना तो किसी शेप, ना किसी साइज, ना वॉल्यूम, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इनर्शिया खाली और खाली केवल और केवल मास के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इनर्शिया इज ए सोलो प्रॉपर्टी ऑफ मास। इनर्शिया only and only will depend on mass। आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम को समझते हैं। पहला लॉ यहाँ पे खत्म हो जाता है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी ऑफ मोशन और इंपैक्ट ऑफ मोशन, और ऐसा यूनिट इसकी क्या होंगी? केजी मीटर पर सेकेंड, बिकॉज पी किसके बराबर है? ये मोमेंटम हुआ। ये इसकी ऐसा यूनिट क्या है? इसकी ऐसा यूनिट केजी है, और इसकी क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम आपको समझना जरूरी है, उसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ पे जाएंगे। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब ये है कि अगर आप चलते चलते किसी चीज से टकरा गए तो आप क्या इंपैक्ट कॉज करोगे, आप में कितना मोशन था। अब आप में कितना मोशन था वो दो ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपकी मास के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक बॉल है, मैंने आपको फेंक के मारी है। मान लो पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मारी थी, आपको चोट तो लगेगी। दोबारा मैंने उसको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक के आपको मारा है, तो किस केस में आपको ज्यादा चोट लगेगी? सर डेफिनेटली है कि सेकंड केस में आपको ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गया था। एक और बात, पहली जो बॉल थी वो 200 ग्राम की थी। मैं दूसरा केस लेता हूँ, दूसरी बॉल मैं 1 किलो की लेता हूँ, 1000 ग्राम की लेता हूँ, उसको फेंक के मारता हूँ और 10 मीटर पर सेकंड से ही मारता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको चोट ज्यादा लगेगी, बिकॉज आपका मास ज्यादा होता है। तो आपका मोशन की क्वांटिटी या इंपैक्ट ऑफ मोशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके केवल और केवल मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओनली मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोमेंटम आपका इंपैक्ट ऑफ मोशन बताता है, और इसकी वजह से यहाँ पे हम पढ़ते हैं कॉलिजन्स के बारे में हम बहुत ज्यादा बात करेंगे, एंड उसमें हम मोमेंटम का बार बार जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या है, और अब तक हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम जो है, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में यही है अभी, ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv एंड एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू mvr। ये जब हम पढ़ेंगे तब की बात है, बट यहाँ पे आपको बस mv ज्यादा ध्यान रखने का है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है। पहली बात तो इसकी स्टेटमेंट समझनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या बोलती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
is directly proportional to the force applied and the change takes place in the direction of force. ठीक है कि भाई देखो अगर आप फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज होगा ही होगा, इस बात का आपको पता है। मतलब कोई बॉडी की जिस भी स्पीड से जा रही थी आपने उसको पीछे धक्का लगा दिया, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा आपका मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो चेंज भी उसी डायरेक्शन में होगा। अब सीधी सी बात है, अगर आप पीछे से फोर्स लगा रहे हैं, कोई बॉडी चल रही है पीछे से फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, बट अगर आप सामने से फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड घटेगी। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एक बॉडी ये थी भाई, यहाँ पे एक बॉडी थी, इसका मास तो m था, इसकी स्पीड u थी, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया इसका mu। ठीक है, आपने लगा दिया इसको पीछे से धक्का और कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो v हो गई। ठीक है, मोमेंटम कितना हो गया mv। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t। डिवाइड बाई t क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब पूरी फिजिक्स में रेट का मतलब डिवाइड बाई टाइम हो जाता है। तो m इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब क्योंकि आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन, ma। तो F इज इक्वल टू ma, फोर्स जो है ना वो हमारा मास के बराबर है, यहां से हमारे सामने आ जाता है। अब ma मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। ए का एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। तो फोर्स की यूनिट क्या है? बट इट वाज गिवन टू अस बाय द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन, तो इसलिए न्यूटन हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? व्हेन 1 kg of object is accelerated by 1 meter per second square, then we call that force as 1 Newton force. I hope you have understood what is Newton's second law. Rate जो ये आपकी डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ओके, जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें चेंज नहीं ला सकते। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, चलिए अब यूनिट्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि न्यूटन भी उसकी एसआई यूनिट थी, करेक्ट? एसआई यूनिट क्या हुआ फोर्स की? तो यहाँ पे 2 यूनिट आपकी होती है, एंड डोंट गेट कंफ्यूज, ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि कई बार न्यूटन की जगह केजीएफ लिख दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये तो केजी तो मास की यूनिट है, यहाँ पे फोर्स क्यों लिखा है? तो देखते हैं। फोर्स की 2 यूनिट है, एक है एब्सोल्यूट यूनिट और एक है ग्रेविटेशनल यूनिट। ओके, एब्सोल्यूट यूनिट में जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन के बराबर है, और देखा हमने 1 न्यूटन किसके बराबर था? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर अगर सीजीएस में बात करें, अब एसआई क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है। सीजीएस क्या है? यहाँ पे हम देखो हम 3 चीजें मेजर करते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। तो यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। जब हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, लेंथ मास एंड टाइम, सॉरी एलएमएस लिख दिया मैंने, लेंथ मास एंड टाइम, टाइम को जब सेकंड में मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे जो न्यूटन है उसकी जगह टाइम हो जाता है, तो जो किलोग्राम है उसकी जगह ग्राम हो जाएगा बिकॉज मास को उसमें, और मीटर पर सेकंड की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन के बराबर हो जाएगा। कैसे आया? बहुत आसान सी चीज है, किलोग्राम टू ग्राम कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू मीटर टू सेंटीमीटर करोगे तो 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 5 इस तरीके से आपका आ जाता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ किया जाता है छोटे स्टैंडर्ड में, अगर हम देखते हैं बड़े स्टैंडर्ड में हम इसको सीधा सीधा यूज कर लेते हैं, तो इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन है। ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट में हम एसआई यूनिट इसकी आपकी किलोग्राम वेट है, इसको हम केजीएफ भी बोल देते हैं बिकॉज किलोग्राम एज इट इज, एंड वेट की जगह हमने फोर्स लिख दिया है। 1 किलोग्राम वेट को अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है 9.8। मतलब अगर आपको कोई बोले 1 किलोग्राम वेट है, 1 किलोग्राम वेट है, इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स आपका कितना हुआ? 9.8 न्यूटन। कभी कभी हम इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सीजीएस में हम 1 ग्राम वेट की बात करते हैं, ठीक है, बिकॉज किलोग्राम की जगह ग्राम हो गया, और यहाँ पे 989 जो है 1 ग्राम वेट विल बी इक्वल टू 989। सो ये है कहानी हमारे यूनिट्स की। तो अगर कहीं पे केजीएफ दिया हुआ हो या किलोग्राम वेट लिखा हुआ हो तो आपको उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, और कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे? उसको 9.8 या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टू। बात करते हैं इंपल्स की। अब इंपल्स क्या है? हमने देखा था F इज इक्वल टू
एम वी माइनस एम यू बाई टी। अगर इन टी भाई साहब को हम इधर ले जाएं, कहा एफ के साथ, तो क्या हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। इस क्वांटिटी को हम इम्पल्स बोलते हैं, जो कि किसके बराबर है, फोर्स इनटू टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या है, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल इंटरवल इज नोन एज इम्पल्स, इज नोन एज इम्पल्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो कोई बॉलिंग कर रहा होता है, हम बैटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा बैटिंग ही करते हैं ना, उसके बाद तो हम घर चले जाते हैं जस्ट के लिए। तो उसने जब बैटिंग किया लाइक दिस टक, तो क्या वो फोर्स थोड़े से टाइम के लिए उस बॉल पे लगा, बट उसने उसका मोमेंटम चेंज कर दिया, पहले इधर आ रही थी अब इधर जा रही, तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हो या फिर फोर्स इनटू टाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, लाइक मोमेंटम इम्पल्स इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज यहाँ पे फोर्स एक स्केल वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम को हम स्केलर ले लेते हैं मान लो। ठीक है, एम वी माइनस एम यू ये दोनों भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उस तरीके से आपका इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, इम्पल्स भी आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा, और इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वर्कशीट में, जो नीचे है उसको डाउनलोड करो और समझो उसको। ठीक है, मास एंड वेट में डिफरेंस समझते हैं कि मास क्या है, वेट क्या है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और काफी लंबे टाइम तक ये कंफ्यूजन रहता है, तो आज ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। मास क्या है और वेट क्या है। मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, कि बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसको हम बोलते हैं मास। वेट क्या है, ये फोर्स है जो अर्थ हमारे ऊपर लगाती है, जो ग्रेविटी की वजह से अर्थ हमारे ऊपर लगाती है, उसको हम बोलते हैं वेट। इसलिए यहाँ पे मास को हम एम ही लिखते हैं और वेट को हम एम जी लिखते हैं। ठीक है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी है आपका वेट, बिकॉज वेट सीधा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है, उसकी डायरेक्शन होती है। मास जो है डज नॉट चेंज विद पोजिशन एंड टाइम। अब आप यहाँ हो या मून पे चला जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, आपका या पोल्स पे चले जाओ, इक्वेटर पे चले जाओ, आपका मास उतना ही रहेगा हमेशा, दैट्स ऑल, इट नोबडी कैन चेंज इट। बट वेट जो है ना, वेट चेंज हो सकता है, इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, पोल्स पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है, अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है। तो ये है आपका वेट। मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, जो बीम बैलेंस है उससे हम मास मेजर कर सकते हैं, बट स्प्रिंग बैलेंस चाहिए होता है हमें वेट को मेजर करने के लिए। एसआई यूनिट आपकी केजी है। ठीक है, और यहाँ पे एसआई यूनिट आपकी न्यूटन है। ठीक है, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, बट कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास और वेट क्या क्या है। वेट एक फोर्स है और कुछ नहीं है, फिजिकल टू एम ए हमने पढ़ा है, ये एम जी है। एक्सेलरेशन को जस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस किया है। यहाँ पे मैंने बोला है कि डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन एंड टाइम। मास देखो क्या है, चेंज हो सकता है, एक कंडीशन होती है, बट हम उस स्पीड के साथ डील नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डज नॉट चेंज विद पोजिशन एंड टाइम। हालांकि चेंज हो सकता है, और उसका फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ, हालांकि m इज इक्वल टू एम ओ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। यहाँ पे m की जगह एम एन लिख लो, न्यू मास विल बी इक्वल टू एम ओ ओल्ड मास डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। देखिए जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, हमारा मास चेंज हो सकता है, बट उसके लिए आपको कंसिडरेबली हाई स्पीड चाहिए। ठीक है, आइडियली अगर हम देखें 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, वी है वेलोसिटी ऑफ यू एंड सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ होती है। इमेजिन करो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ चल रहे हो, तो सी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर यहाँ पे हो जाएगा, तो सी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एंड समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इनफाइनाइट। तो मास of a body moving with the speed of light is infinite। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत भी चेंज देखने के लिए हमें एटलीस्ट 10⁶ ऑर्डर की स्पीड चाहिए, उससे कम में तो आपको यहाँ पे कुछ खास दिखेगा ही नहीं। इसलिए हम लिख देते हैं कि इट डज नॉट चेंज विद पोजिशन एंड टाइम। एक्चुअली इट कैन, मास ऑल्सो कैन चेंज, बट ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है, बिकॉज हमने उतनी स्पीड अचीव ही नहीं की है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डज नॉट चेंज विद पोजिशन एंड टाइम। Mass can change with speed and mass can change with time, more than velocity, more with the mass, but उसके लिए considerably change अगर आपको देखना है, तो आपकी स्पीड एटलीस्ट 10⁶
या उससे ऊपर के ऑर्डर की होनी चाहिए। आई होप यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो हमने बात की थी कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो सामने वाला भी आपको थप्पड़ मारेगा। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्लीज डोंट अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ। जाओ किसी को थपेड़ दो, सामने वाला तुम्हें कूट दे, तो ऐसा नहीं करने का है, क्योंकि अगर आपने एक मारा तो सामने वाला कितने मारेगा आपको पता नहीं, बिकॉज वो तो प्रैक्टिकल है ना। यहाँ पे थियोरेटिकल ये है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि भाई अगर एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है तो व्हाई डज द बॉडी मूव एट ऑल, बॉडी क्यों मूव करती है? ठीक है, तो उसका आंसर आपको क्या देना है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड हेंस नेवर कैंसल आउट ईच अदर। बिकॉज एक्शन और रिएक्शन को अगर आप अपने आप को कैंसिल करना है, करेक्ट, तो वो एक ही पॉइंट पे लगनी चाहिए ना। कौन सी फोर्स कैंसिल आउट कर सकती है? ये पॉइंट है, एक इधर से लग गई एक इधर से लग गई, ठीक है, ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स, ये हो गई कैंसिल आउट। बट एक्शन कहाँ हो रहा है? आप अगर मान लीजिए किसी को लगा रहे हो तो उसके गाल पे, रिएक्शन कहाँ हो रहा है? तुम्हारे गाल पे, तो कैसे कैंसिल आउट होगा? सेम पॉइंट पे तो लगा ही नहीं। मान लो अगर आप बॉल फेंकते हो दीवार पे, एक्शन कहाँ पे हुआ? दीवार पे। रिएक्शन कहाँ होगा? बॉल पे, करेक्ट। आप स्विमिंग करते हो, टक, एक्शन कहाँ हो रहा है? पानी के ऊपर। रिएक्शन कहाँ होगा? आपके ऊपर। आप चलते हो ग्राउंड के ऊपर, करेक्ट, एक्शन कहाँ होगा? ग्राउंड के ऊपर। रिएक्शन कहाँ होगा? आपके ऊपर। आप गन चलाते हो, एक्शन कहाँ होगा? बुलेट के ऊपर। रिएक्शन कहाँ होगा? टक, गन के ऊपर। दैट इज योर रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो ऐसे एक्शन एंड रिएक्शन आप डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पे पढ़ते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कभी कभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था, जैसे कि स्पेस में हम कैसे चलते हैं। स्पेस में बिकॉज यू आर हैंगिंग इन द एयर, तो उनके पीछे ना एक गैस का टैंक होता है और हाथ में एक पाइप होती है। वो इधर गैस रिलीज करेंगे तो वो पीछे जाएंगे, इधर गैस रिलीज करेंगे तो इधर जाएंगे। दिस हाउ इवन रॉकेट गोज इन द स्काई, राइट, क्योंकि पीछे बहुत स्पीड से वो गैस फेंकता है तभी तो वो ऊपर जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट से ज्यादा मैं बोलूंगा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन था कि सपोज देयर इज ए फ्रोजन लेक और आप उसके बीच में, जमी हुई है लेक, आइस है, आप उसके बीच में, कोई फ्रिक्शन नहीं है आपके और लेक के बीच में, तो आप उस लेक से बाहर कैसे आएंगे? आपके पास और कुछ नहीं है। हाउ विल यू कम आउट? देयर इज नो वे, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप चल नहीं पाओगे, तो कैसे आओगे? तो इसका आप सोच के देखिएगा, एक ही आंसर बनता है, बाय स्पिटिंग, थूक के। क्योंकि आप थूकोगे इस डायरेक्शन में तो आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दोगे, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है तो आप चलते रहोगे और निकल जाओगे, और कोई तरीका नहीं है इस सिचुएशन से बाहर आने का, बिकॉज आपके हाथ में और कुछ नहीं है। ओके, सो जस्ट फॉर योर नॉलेज आई हैव टोल्ड यू दिस। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा था किसके बराबर था? mv के बराबर था। तो यहाँ पे हम एक केस लेते हैं कि एक मास m1 है जो u1 स्पीड के साथ चल रहा है, एक मास m2 है जो u2 स्पीड के साथ चल रहा है, दोनों हो गए कोराइट। और यहाँ पे फिर जो है इसकी कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। मतलब आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए यहाँ पे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल देते हैं। यहाँ पे हम कॉलिजन के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉलिजन भी कई तरीके के हो सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने वर्कशीट में, प्लीज प्रैक्टिस दें। ओके, चलिए थोड़ा और इसके बारे में बात करते हैं। जो कॉलिजन है ना वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कॉलिजन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, दे कैन बी इलास्टिक एंड दे कैन बी इन इलास्टिक। वैसे तो सुपर इलास्टिक भी होते हैं। यहाँ पे इलास्टिक जो है वो आपके होते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड, ठीक है। और इन इलास्टिक में खाली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन वैसे तो हाइपोथेटिकल कोलिजन होते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं,
बिकॉज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बॉल एक दीवार पे फेंक के मारते हो तो वो बॉल जिस स्पीड के साथ गई है उसी स्पीड के साथ वापस भी आएगी। वैसा तो होता नहीं है ना, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ लॉस। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन को हम हाइपोथेटिकल कोलिजन मानते हैं, बट फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमारे पास चैप्टर है जैसे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं। तो उस टाइम पे हम हर एक लॉस को कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो कोलिजन हो रहे हैं वो इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं। तो ये खाली स्टडीज के लिए है, ठीक है, थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पे मोमेंटम आपका कंजर्व्ड है, मतलब आपकी जो इक्वेशन m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 होल्ड ट्रू होगी। और इलास्टिक में एक और इक्वेशन आ जाएगी आपकी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। खैर उसके बारे में हम थोड़ा सा एडवांस में जरूर बात करेंगे, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये नॉलेज होनी चाहिए कि इलास्टिक मतलब कोलिजन क्या होते हैं और कितनी उसकी टाइप हो सकती है। अगर बात करें तो वैसे सुपर इलास्टिक कोलिजन भी होते हैं, मतलब जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट, उनको एक्सप्लोजिव कोलिजन भी बोला जाता है। ठीक है, तो बट वो आपके सिलेबस में है ना। तो चलिए नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करते हैं। अब आप बैठे हुए हैं, आप चेयर के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, चेयर आपके ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है, उसके ऊपर एक बुक रखी है, बुक का वेट आपका mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, rmg, करेक्ट। बट अगर यही किसी प्लेन पे होती तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होता, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो mg है वो आपका नीचे की तरफ एक्ट करता, और जैसे ये थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये थीटा होता, और ये आपका कंपोनेंट जो है वो mg cos थीटा हो जाता, और ये कंपोनेंट आपका mg sin थीटा हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल जो आपके वर्टिकल कंपोनेंट हो क्या है, r माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे r को कैंसिल आउट करने वाला कौन है, mg cos थीटा, इसलिए r किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो r माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो r किसके बराबर हो जाएगा, r इज इक्वल टू mg cos थीटा। आई होप यू ऑलरेडी नो कि ये हमने mg cos थीटा और mg sin थीटा कैसे किया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, कोई भी फोर्स अगर किसी एंगल पे अप्लाई होता है तो हम उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। दो कंपोनेंट, अगर ये आपका थीटा है तो एक ये होगा, अगर सपोज ये एफ है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक इसका परपेंडिकुलर होगा एफ साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आई बिलीव आपने पढ़ ली होगी, साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में पता होगा आपको, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हो, और अगर आपको नहीं आइडिया तो फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लीजिए। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, थीटा से जो सटा हुआ कंपोनेंट है वो कॉस थीटा है, तो सटा कॉस थीटा, जो थीटा के एडजेसेंट है वो कॉस थीटा है, और उससे दूसरा जो है वो साइन थीटा है। अभी के लिए उतना याद रखिए, बाकी हम इसको कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात जरूर करेंगे आगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो कि भाई हमको ये समझ में नहीं आया, तो विल ट्राई टू ब्रिंग सम वीडियोस ऑन दोस कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल वी कैन डू, इजंट इट। तो ये कहानी है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ये हुआ, ओके, यहाँ पे एक फोर्स है P, एक फोर्स है P जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक mg तो इसका नीचे की तरफ लग रहा है, r आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, एक और फोर्स भी लग रहा है, तो इस फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना तो जरूरी है। अगर ये थीटा है तो ये आपका हो जाएगा p cos थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका p sin थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस p sin थीटा, दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg। हमको देखना कितना ऊपर फोर्स और कितना नीचे फोर्स, हम बोल रहे हैं कि बॉडी जो है रेस्ट पे, गेटिंग इट। तो क्या होगा, तो r प्लस p sin थीटा इज इक्वल टू mg, तो r किसके बराबर हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू mg माइनस p sin थीटा। तो ये होगी इसकी कहानी, अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा था। बट अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा होता तो भी इसके दो कंपोनेंट हम करते हैं, करेक्ट, ये और एक ये, गेटिंग इट। इफ सपोज दिस इज थीटा, करेक्ट, बिकॉज अगर ये थीटा है तो ये भी यहाँ पे थीटा ही होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, p
कॉस थीटा, बिकॉज थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पी साइन थीटा, करेक्ट। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, दैट विल बी ओनली आर, एंड टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है भाई, दैट विल बी mg एंड p sin थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r विल बी इक्वल टू mg प्लस p sin थीटा। देखिए ये सब चीजें ना आपको विजुअलाइज करनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको विजुअलाइज करो कि हो क्या है, इमेजिन करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा इनको करना आपके लिए। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ दिस ऑल वर्क्स। इस वर्कशीट में तो आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं मिलेंगे, बट जब हम इसमें थोड़ा सा एडवांस आएंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि कैसे हम एक फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बहुत आसान सी चीज है, ऐसे याद आप रखिए, ये अगर आपका फोर्स P है और ये अगर आपका थीटा है तो ये हो जाएगा P cos थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आपका हो जाएगा P sin थीटा, ठीक है। और अगर आपको एंगल उल्टा दे दें कि अगर ये थीटा है तो यही आपका होगा P cos थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट P cos थीटा होता है, और ये हो जाएगा P sin थीटा, एंड अकॉर्डिंगली यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हमको देखना है कि बैलेंस कौन किसको कैसे कर रहा है, दैट्स ऑल। वर्टिकल वर्टिकल से बैलेंस होता है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल से बैलेंस होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा आइडिया मिलेगा हमें, बाकी तो आपको अपनी बुक से प्रैक्टिस करना है, जो मैंने नीचे नोट्स दिए हुए हैं उनसे प्रैक्टिस करना है, तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी आपके लिए। फ्रिक्शन, जैसे कि हमने देखा था कि फ्रिक्शन मतलब फोर्स की कुछ टाइप्स थी, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसमें एक नाम आया था कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, करेक्ट। तो फ्रिक्शन को पढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और बहुत नुकसान भी करती है। तो द फ्रिक्शन इज दैट फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर, ठीक है। जब ये बॉडी के मोशन को अपोज करती है, ठीक है। अब फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, हम खा नहीं सकते, गेटिंग इट। तो फ्रिक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये हमेशा ही वियर एंड टियर प्रोड्यूस करता है। मशीनरी अगर खराब होती है बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये सब होता है। तो फ्रिक्शन की टाइप कितनी है, फ्रिक्शन के आपके पास ले देके 3 टाइप है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, KINE। काइनेमेटिक नहीं है यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर एट रेस्ट, ओके। मान लो आपकी टेबल है, उसके ऊपर एक बुक रखी है, अब जो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, बट अब तक वो मोशन में नहीं आया, बट आपने फोर्स बढ़ाया, अब भी मोशन में नहीं आया, और फोर्स बढ़ाया, अब भी मोशन में नहीं आया। एक लिमिट ऐसी आएगी जब आप थोड़ा सा भी अगर फोर्स बढ़ा दोगे तो ये चलना शुरू कर देगा, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग द मोशन। क्या है, एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग द मोशन, मतलब अपना मोशन स्टार्ट करने ही वाले हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन जब आप फोर्स बढ़ा दो, बेसिकली वो जो बुक है वो मेज के ऊपर स्लाइड हो रही है, टेबल के ऊपर स्लाइड हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे काइनेमेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेमेटिक्स के बेसिकली क्या है ना, 2 टाइप हो सकते हैं, ठीक है। अब जब बॉडी मूव कर ही रही है तो उसमें 2 तरीके से मूव कर सकती है, ठीक है। या तो उसके ऊपर रोल कर सकती है, तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है, या फिर स्लाइड कर सकती है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, व्हेन द बॉडीज आर एट रेस्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, when the bodies are at the verge of starting the motion, and kinetic friction क्या है, when the body is actually moving over the other body। और इसमें भी 2 टाइप होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक और बात याद रखना है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आपका आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो उससे कम होता है, और सबसे कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। अगर कोई आपसे पूछ लेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ये बढ़ता रहता है एंड देन ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा क्यों हुआ, तो देखो F फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, R मतलब नॉर्मल रिएक्शन, तो इसलिए हम कभी कभी लिख देते हैं F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू R, ठीक है। F क्या है, F यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स है,
यहाँ पे इसको फ्रिक्शन लिख सकते हैं। म्यू एस जो है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और आर क्या है आपका, आर जो है नॉर्मल रिएक्शन, और यू कैन से नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल। वैसे ही लिमिटिंग में ये म्यू एस की जगह म्यू एल लिख देंगे, काइनेटिक में इसको म्यू के लिख देंगे, मतलब सबका सेम ही होता है। यहाँ पे आपको जो एक मेन बात ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, लिमिटिंग उससे थोड़ा कम होता है, और काइनेटिक उससे थोड़ा कम होता है, ठीक है। एंड आगे फ्रिक्शन जो है सॉलिड्स में ही नहीं होता, हमने तो टेबल और बुक का एग्जांपल लिया था, फ्रिक्शन फ्लूइड में भी होता है, ठीक है। तो फ्लूइड आल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन द बॉडीज मूविंग थ्रू देम, फ्लूइड भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। अब आप पानी में जब चलते हो तो क्या एवं हवा की तरह चल पाते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, फ्लूइड में फ्रिक्शन होता है, हालांकि हवा भी तो एक फ्लूइड ही है ना, तो क्या हवा तुम्हें कोई फ्रिक्शन नहीं देती? एरोडायनामिक्स का नाम सुना, वो क्यों होता है? जो हाई स्पीड कार होती हैं उनकी वो पर्टिकुलर शेप क्यों होती है, उनकी शेप जो है जीप जैसी क्यों नहीं होती, थार जैसी क्यों नहीं होती? बिकॉज एयर भी फ्रिक्शन देता है, लिक्विड भी फ्रिक्शन देता है, सॉलिड तो देते ही देते हैं, रोड तो देता ही देता है, अगर पानी आ जाए तो वो भी फ्रिक्शन देगा, हवा जो है एक लिमिट के बाद वो भी फ्रिक्शन देगी ही देगी, समझ रहे हो बात को? इसलिए फ्लूइड एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन द बॉडीज मूविंग थ्रू देम। फ्लूइड फ्रिक्शन इज लेस कंपेयर टू द सॉलिड फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ती है उसमें तो फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। इसलिए हाई स्पीड कार की वो पर्टिकुलर शेप क्यों होती है? बिकॉज वो एक लिमिट के बाद, अब ऑफ रोड व्हीकल होते हैं, ऑफ रोड व्हीकल आपने जीप जैसी देखी होंगी है ना, वो कुछ इस तरीके के होते हैं ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता ना, करेक्ट, बिकॉज आपकी स्पीड ही 40, 50, 60 ऑफ रोड व्हीकल है। जबकि एरोडायनामिक्स में तो उनकी कार आपको कार की शेप आपको कुछ इस तरीके की ही बनानी पड़ती है, नहीं, ठीक है। या फॉर दैट से क्यों कंसीडर एरोप्लेन ऐसे क्यों होते हैं, उनकी हाई स्पीड होती है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी एयर फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। If the velocity of the fluid increases or velocity of the body increases, the frictional force also increases. और इस तरह के फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। विस्कस का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे कि पानी और शहद में, पानी और हनी में क्या डिफरेंस है? हनी जो है गाढ़ा है, वो ज्यादा विस्कस है, इसलिए एक नया वर्ड आप वहां पे पढ़ोगे, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बेसिकली गाढ़ेपन को ही रिप्रेजेंट करती है। खैर उसको हम थोड़े एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि हमने फ्रिक्शन देखा है, सॉलिड फ्रिक्शन देखा और फ्लूइड फ्रिक्शन भी देख लिया। फ्लूइड फ्रिक्शन सॉलिड फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, ठीक है, बट अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो फ्लूइड फ्रिक्शन कम्स इनटू द प्ले, इसलिए एरोडायनामिक्स कम्स इनटू प्ले, इसलिए एरोप्लेन की शेप ऐसी बनाई जाती है, या फिर इसलिए कारों की शेप जो है, हाई स्पीड जो कार होती है उनकी शेप ऐसी बनाई जाती है। यहां पे आपका जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन खत्म हो जाता है। ओके, बहुत प्यारा सा बड़ा सा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे टॉपिक भी बनते हैं, आपको उन सब के ऊपर काम करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। चैप्टर में 3 ही वर्ड हैं, तीनों को अगर समझ लिया तो चैप्टर खत्म हो जाता है। वर्क क्या है? ठीक है, वर्क क्या है? तो चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। यहाँ पे तो पहले हम वर्क के बारे में बात करेंगे, एनर्जी के बारे में बात करेंगे, पावर के बारे में बात करेंगे एंड उसको समझने की कोशिश करेंगे। वर्क क्या है? वर्क होता है, इसकी एसआई यूनिट तो जूल है। पहली बात तो वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कि सोते हुए भी काम, बिकॉज आपकी एनर्जी तो लगी रही है ना, सोने में भी आपकी एनर्जी लगती है, नीचे जाके ऊपर आने में भी आपकी एनर्जी लगती है, पढ़ने में भी आपकी एनर्जी लगती है, बट फिजिक्स की टर्म में वो सब काम नहीं है, ठीक है। फिजिक्स ने एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है कि भाई अगर आपने फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से कोई बॉडी डिस्प्लेस हो गई, समझ रहे हो बात को, आपने फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से एक बॉडी डिस्प्लेस हो गई तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इज दैट ओके? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की यूनिट जूल है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, हमने पढ़ लिया है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है। तो 1 जूल को कैसे डिफाइन करोगे आप? व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी बाय 1 मीटर, उसको हम बोलते हैं 1 जूल ऑफ वर्क। 1, और इसकी जो सीजीएस है ये हो गया आपका एसआई में, और ये हो गया सीजीएस में। सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो 1 अर्ग विल बी इक्वल टू 1 डाइन इनटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होगा भाई? 1 न्यूटन और डाइन में कितना था? 10 रेज़ टू द पावर 5 का था,
इनटू सेंटीमीटर और मीटर में क्या है 10^2, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। ओके, टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क कितने तरह के आपके टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वर्क हो सकता है, जीरो वर्क हो सकता है, नेगेटिव वर्क हो सकता है। पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब आपकी एक बुक रखी, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हो गई, बुक डिस्प्लेस हो गई। मतलब ये हुआ कि आपने जो है, इसके बारे में बात करें तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो गई, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। जीरो वर्क कब होगा? जब आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं, या फिर आपने फोर्स नहीं लगाया, आपने फोर्स नहीं लगाया बट डिस्प्लेसमेंट हो गई। ऐसा केस कब होगा? डाउन द हिल, जब आप पहाड़ी से नीचे उतरे हो, साइकिल चला रहे हो, आप तो पेडल नहीं करो बट फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स नहीं लगा रहे बट फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो भाई साहब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ये ग्रेविटेशनल की वजह से ये काम आपका हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि आप फोर्स तो लगा रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ओके, यहाँ पे एरो से ही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मतलब ये क्या हुआ कि स्प्रिंग का केस ले लो, स्प्रिंग को तुम दबाते हो, तुमने दबाया, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो गई बट एक्चुअली फोर्स स्प्रिंग कहां लगा? अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव वर्क हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, टग ऑफ वार आपने देखा होगा कि दो लोग रस्सी खींचते हैं। अब जो बंदा हार रहा है उसका उसको इमेजिन करो, तो फोर्स तो इधर लगा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रही है, फोर्स तो इधर लगा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रही है। आर्म रेसलिंग, जो बंदा हार रहा होता है, मान लो ये ऐसे हार रहा है, तो बट वो फोर्स तो इधर ही लगा है ना, बट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो ये नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उसको नेगेटिव वर्क बोलते हैं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो हम उसको पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं। जब फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट ना हो, या डिस्प्लेसमेंट हो बट फोर्स ना हो, तो हम उसको जीरो वर्क डन बोलते हैं। अब तक की कहानी में हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल ले रहे थे। आप ऐसे धका रहे हो, बॉडी ऐसे निकल रही है या नहीं निकल रही है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, सब कुछ पैरेलल हो रहा है, ठीक है। बट अगर किसी एंगल पे होगा तो क्या होगा, ठीक है। मैंने बताया वर्क की डेफिनेशन है कि फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, करेक्ट। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या होगा। व्हेन फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट, यहां पे ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट तो आपको करने पड़ेंगे ना भाई, मैंने बताया था कैसे करोगे, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। अब कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा? सीधी सी बात है, एफ साइन थीटा का तो कोई कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकता, तो एफ कॉस थीटा ही है जो भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस। एफ कॉस थीटा ही क्यों लिया? ये इसलिए लिया क्योंकि वही फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा हो गया, या फिर हम इसको एफ डॉट एस भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको एफ डॉट एस भी बोल सकते हैं। गेटिंग दिस? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो क्या होगा? तो वर्क डन जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाता है। कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए वर्क डन भी थीटा के ऊपर जीरो हो जाता है। एंड थीटा जब तक 90 डिग्री से कम रहेगा तब तक सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, तो वर्क डन भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो? तो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क आपको समझ में आ गया होगा, आ जाना चाहिए। इसमें आपकी बुक्स में काफी कॉमनली एग्जांपल दिए जाते हैं कि एक कुल्ली है, अपने सर के ऊपर वेट रख के चल रहा है, ठीक है। तो फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। वर्क डन जीरो मान लिया जाता है। कोई चीज मान लो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल, तो इसलिए भी वर्क डन जीरो उसमें मान लिया जाता है। और वैसे भी समझोगे तो अगर वो अपना एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, इसलिए भी वर्क डन आपका जीरो हो जाता है। एक और बात आपको जो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, दो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आगे बात करते हैं पावर के बारे में। पावर क्या है? POWER, पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि मतलब आपका काम कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है। मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं, तुम 10 सेकंड में गए और तुम्हारे दोस्त 20 सेकंड में गए, दोनों ने सेम ही काम किया। आई एम इमेजिनिंग कि तुम दोनों का मास सेम ही था।
बट तुम पहले पहुंच गए इसलिए तुम्हारे अंदर पावर ज्यादा थी या तुमने ज्यादा पावर यूज हुई, उनकी पावर उतनी नहीं थी। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क की वर्क कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है वही होती है पावर। पावर क्या होती है? वर्क बाय टाइम, वर्क की यूनिट जूल होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो जूल पर सेकंड। तो वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, WHAT नहीं WATT। तो वाट को कैसे डिफाइन करोगे? 1 watt is equal to when 1 joule of work is done in 1 second। 1 watt को कैसे डिफाइन करोगे? 1 watt is that power when 1 joule of work is done in 1 second, we call it 1 watt of the power। पावर को थोड़ा सा और डाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, वर्क की जगह आप क्या लिखोगे? फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर किसके बराबर होगी? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी भी पावर का यूनिट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको वर्क ना देके हम वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है, फोर्स दे देते हैं, तो आपको उस तरीके से उसको लेना है और उस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। फोर्स इंटू वेलोसिटी भी पावर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। दूसरी यूनिट क्या हो सकती है? 1 हॉर्स पावर भी आपकी पावर की ही यूनिट है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आपका 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट के बराबर होता है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहानी के तीसरे पहलू पे आते हैं। चैप्टर का नाम था वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब वर्क और पावर हम समझ चुके हैं, एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास 200 रुपए है, तो तुम कितने रुपए का खा सकते हो? मैक्सिमम 200 रुपए का ही खा सकते हो, 150 का भी खा सकते हो, 120 का भी खा सकते हो। कैन यू ईट फॉर 500? नो, यू कैन नॉट। गेटिंग इट? सो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम आप कर सकते हो। सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क। वर्क्स और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है। वर्क एनर्जी थ्योरम भी एक चीज होती है। वो बोलते हैं कि जितना आप काम करोगे उतनी आपकी एनर्जी स्पेंड हो जाएगी, या जितना आप किसी बॉडी के ऊपर काम करोगे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें हम उसमें डिस्कस करते हैं। बट एनर्जी की हर एक चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में एक वर्ड आप सुनोगे, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है ये जो है चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो वाट आर भी इसकी यूनिट है, किलो वाट आर भी इसकी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपकी उसकी यूनिट है, कैलोरी भी आपकी यूनिट है। अब आपको बोलते हैं अरे कम कैलोरी खाया अगर मोटा हो गया, वो कैलोरी क्या है? एनर्जी। कम एनर्जी खाओ पतले हो जाओगे, काम ज्यादा करोगे, कंजम्पशन आपकी ज्यादा होगी और इनटेक आपकी कम होगी। दैट्स ऑल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपकी उसकी। किलोवाट आवर आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। कमर्शियल यूनिट मतलब आपको जो घरों में बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। ठीक है, वो कमर्शियल यूनिट होगी। एसआई यूनिट क्या है? जूल है। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी की काफी सारी यूनिट हो सकती है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट के बारे में थोड़ा और बात करते हैं और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। किलोवाट आवर को थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं। किलोवाट एंड 1 आवर। किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दो, 1000 हो जाएगा, और 1 आवर को सेकंड में, बिकॉज एसआई में कन्वर्ट करना है अपने को, तो कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर हो गया। इज दैट ओके? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज पास्ड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कर रहे होंगे तो इसके बारे में जरूर से जिक्र करेंगे। इसको हम ईवी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, इट्स ओके, दैट्स फाइन, इट्स जस्ट द डेफिनेशन। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर से पास करते हैं तो उसमें भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाती है। इसकी अमाउंट क्या होती है और ये हम उस चैप्टर में ही बात करेंगे। हर एक चैप्टर में इसकी अलग अलग यूनिट हो सकती है, लाइक आई टोल्ड। गेटिंग इट? कैलोरी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम प्योर वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। कैलोरी, कैलोरी को भी जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी कन्वर्जन होता है, बट फिलहाल कैलोरी को समझते हैं। अगर आपको अगर हम हीट चैप्टर जब पढ़ते हैं तो कैलोरी का बहुत ज्यादा जिक्र होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1। अब देखो तुम्हारी बॉडी है, उसका पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर है, सपोज इट इज से 20 डिग्री सेल्सियस, कोई भी बॉडी लेगा,
उसका अगर आपको 21 डिग्री सेल्सियस देना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी ना। हीट क्या है? एनर्जी है। तो 20 से 21 जाने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ेगी हम उसको कैलोरी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे 1 ग्राम की भी कंडीशन है, बिकॉज बॉडी तो कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी छोटी हो सकती है। इसलिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, क्योंकि हमें प्योर वाटर के बारे में ही पता है, 14.5 to 15.5। इसकी और भी कई सारी डेफिनेशन हो सकती हैं। जब हम हीट चैप्टर कर रहे होंगे तो हम कैलोरी के बारे में काफी सारी बातें करेंगे। इस तरह ओके। तो फिलहाल के लिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक, हमने एनर्जी की अलग अलग टाइप्स के बारे में, अलग अलग यूनिट के बारे में बात की। अब हम अलग अलग टाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी क्यों भी पढ़ रहे हैं? बिकॉज वैसे तो एनर्जी बहुत तरह की हो सकती है। अगर हम देखें पीछे तो साउंड भी एक एनर्जी है, ठीक है। टाइड्स भी एक एनर्जी देती है, विंड भी एक एनर्जी देती है, सोलर भी एक एनर्जी देता है, न्यूक्लियर भी एक एनर्जी है, ठीक है। ये सब तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक भी एक एनर्जी है, पोटेंशियल भी एक एनर्जी है, बहुत तरह की एनर्जी हो सकती है। बट इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्यों है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी ड्यू टू पोजिशन और चेंज कॉन्फ़िगरेशन। पोजिशन और चेंज कॉन्फ़िगरेशन। मान लो ये पेन है, पहले ग्राउंड पे रखा हुआ था, अब मैंने इसको ऊपर उठा दिया। पहले तो ये कुछ काम नहीं कर सकता, बिकॉज अपने आप तो ये मूव कर नहीं सकता। अब ये काम करेगा, करेक्ट। अब ये काम करेगा, अब ये काम करेगा, करेगा, पक्का करेगा। उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अपनी हाइट की वजह से जो एनर्जी आ जाती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। अब चेंज कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्यों लिखा? पहले वो रामायण महाभारत या कुछ भी आपने ऐसे देखे ना, जिसमें धनुष बाण लड़ाई में चलाते थे, आप खींचते थे और छोड़ते थे, करेक्ट। तो वो क्या था? वो एक इलास्टिक था और आपने उसकी शेप चेंज की, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन किया और छोड़ दिया, उसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी, करेक्ट। तो बॉय एंड एरो बेसिकली बिकॉज ऑफ चेंज कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग है, जब आप बच्चे थे या अभी भी बच्चे ही हो या बड़े भी हो तो भी टॉय कार के साथ खेल सकते हो, उसमें स्प्रिंग होता है, आप उसमें चाबी भरते हो और वो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो चलती है। तो उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसलिए यहाँ पे 3 तरीके की बताई गई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आप समझ ही गए हुए, बिकॉज ऑफ सम हाइट। Spring potential energy that is there in your toys, and elastic potential energy that is there in your elastic bodies. Getting it? Elastic potential energy. Kinetic energy क्या है? Kinetic energy is the energy due to your motion. ठीक है, अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसमें जो एनर्जी है, ठीक है, तो उसमें उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने लिया क्रिकेट का बॉल फेंका, क्रिकेट का बॉल फेंका, वो हाइट में, तो अब उसकी कुछ हाइट भी है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी, बट वो मोशन में भी उसलिए काइनेटिक एनर्जी भी है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को मिला के जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये सब उसकी नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो उनका जो सम है ना वो सेम रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अगर पोटेंशियल घटेगी तो काइनेटिक बढ़ेगी। जैसे कि अगर मान लो आप अपने हाथ से बॉल फेंकते हो, ऊपर फेंकते हो, ऊपर जाती जा रही है, 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 पोटेंशियल बढ़ती जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? हाईएस्ट पोटेंशियल होगी, बिकॉज हाइट सबसे ज्यादा है। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी काइनेटिक क्या होगी? जीरो होगी, बिकॉज आपकी स्पीड जो है वो जीरो हो चुकी है, वो रुक चुकी है, करेक्ट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Energy can neither be created nor be destroyed, but can be transformed from one form to another form. यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला आपने देखा ही था, क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब अगर मान लो एक बॉडी है जो किसी हाइट पे है, h पे, ठीक है, और उसका वेट mg है, तो फोर्स कितना होगा? mg, और डिस्प्लेसमेंट वो कितना ही करेगी? h। तो mg, h आपका यहाँ से आएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? mgh। यही उसका फॉर्मूला भी है, इतना ही है, ध्यान रखने का, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमने पढ़ लिया है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अभी के लिए हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़े से एडवांस जब जाएंगे तो उनके बारे में भी हम जरूर बातें करेंगे, स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनर्जी पॉजिटिव बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वर्क डन किसके बराबर होता है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपने एक इक्वेशन देखी थी काइनेमेटिक्स में, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s किसके बराबर हो गया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है। अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी अगर बॉडी रेस्ट से शुरू करती है तो यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 0 तो अगर u 0 है तो s किसके बराबर हो गया v स्क्वायर बाय 2 है। ओके, फोर्स को हम m इंटू ए लिख सकते हैं, हम देख चुके हैं ये बात। s को हम v स्क्वायर बाय 2a लिख सकते हैं, ये भी देख चुके हैं। a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास नया फॉर्मूला आ जाएगा w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर। और आपको ध्यान देना है कि mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर को ही हम बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और ये जो है कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड है। क्या है, कंजर्व्ड है। ये एक घटेगी दूसरी बढ़ेगी, दूसरी घटेगी पहली बढ़ेगी, ये कहानी इनकी चलती रहती है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बात करते हैं। इसलिए एक ग्राफ भी जो है ना एनर्जीज के बीच में कैसा बताया गया है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बताया गया है। अगर मैं बात करूं तो अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं रेड से दिखा देता हूं, अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, बट इनका जो सम है वो आपका सेम ही रहता है। तो ये मैं इससे दिखा देता हूँ, ये जो ना ये आपका टोटल एनर्जी, तो ये क्या है, ये आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, रेड आपका काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ, बट पेंडुलम में ग्राफ थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर को थोड़ा तोड़ देते हैं, तो हाफ इंटू एम वी इंटू वी लिख सकते हैं। एम वी की जगह हम पी लिखेंगे, हाफ इंटू पी इंटू वी। वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओके, तो हाफ इंटू पी इंटू वी की जगह पी बाई एम लिख सकते हैं, बिकॉज आपका पी किसके बराबर था, एम बाई वी के बराबर था ना, तो आपका जो वी है वो एम बाई पी के बराबर हो जाएगा। करेक्ट, या सो हाफ पी इंटू पी, तो पी स्क्वायर बाई 2m आपका यहां से आ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m। माय बैड, यहाँ पे जो p है वो m बाई वी नहीं है, m इंटू वी है, और इस तरीके से v जो है आपका वो p बाई m होगा। प्लीज करेक्ट दिस, मिस्टेक्स हैपेंस। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, पी स्क्वायर बाई 2m। न्यूमेरिकल में सीधा सीधा आपको इसको यूज कर लेना है, समझ रहे हो बात को। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्व्ड है भाई। इसलिए आपका ग्राफ कैसा बताया गया था, हमने इसका ग्राफ ऐसा बताया गया था, एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है। ठीक है, बट टोटल आपकी सेम है। इसको हमने बोल दिया था मैकेनिकल एनर्जी, इसको हमने बोल दिया था पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने बोल दिया था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है, बट टोटल आपका सेम है। अगर हम पेंडुलम इसमें लें या फॉर दैट सेक स्प्रिंग भी ले लें, तो ये एनर्जी ना एक ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाता है। लेट मी ट्राई दिस टू एक्सप्लेन दिस टू यू। अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, तो हम पेंडुलम करेंगे। तो पेंडुलम एक बार इधर जाता है एक बार इधर आ जाता है, करेक्ट। पेंडुलम तो आपने देखा ही होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है। तो ये आपकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और चलिए काइनेटिक क्या होगी, तो जब ये पोटेंशियल मिनिमम थी तो काइनेटिक मैक्सिमम ही रही होगी, करेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके की हो जाती है। तो ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो बात को। और जो है यहां से अगर हम इन दोनों का सम जो है, तो वही ग्राफ है। अगर आप बीच में यहाँ पे अगर रख के देखें तो एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है, बट यहाँ पे दो बार घट रही है और दो बार बढ़ रही है, दैट्स ऑल। ये ग्राफ और कुछ नहीं दिखा रहा है, बिकॉज पेंडुलम में क्या है, पेंडुलम एक बार इधर जाता है फिर इधर जाता है फिर वापस इधर जाता है, इसलिए दो बार हो रहा है, समझ लो बात को, दो बार हो रहा है। इसलिए आप ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाते हैं। आगे हम थोड़ा पेंडुलम के बारे में बात करेंगे, उस टाइम में उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ना समझ में आए तो भी ठीक है, बिकॉज एडवांस में तो हम इसके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आई बिलीव आप समझ गए होंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप समझ गए हैं कि क्या होती है। अब एक केस लेते हैं कि एक बॉडी है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ है, ठीक है। प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। एक बॉडी ए है,
ये पॉइंट, एक बॉडी है जो पॉइंट ए पे है, फिर पॉइंट बी पे है, फिर पॉइंट सी पे, नीचे गिरती जा रही है, ठीक है। एच हाइट पे है, बी पॉइंट जो है नीचे से एक्स है, तो ऊपर से कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स हो जाएगा। तो एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके बराबर है, रेस्ट से शुरू होता है तो हाफ एम बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका जीरो। पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, एम जी एच। टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, एम जी एच प्लस जीरो, तो टोटल एनर्जी एम जी एच है। एट पॉइंट ए हम क्लियर है, बिकॉज काइनेटिक वहां पे है ही नहीं और पोटेंशियल मैक्सिमम है एम जी एच। पॉइंट बी की बात करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। तो पोटेंशियल कितनी है भाई, एम जी एक्स, बिकॉज नीचे से कितनी हाइट है, एक्स है। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ एम टू जी इंटू एच माइनस एक्स। ऐसा क्यों आया, वी स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे, टू जी इंटू एच माइनस एक्स। तो देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से आप इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी निकाल सकते हो बिकॉज यू तो आपका जीरो था, यू तो आपका जीरो था, वी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है, बिकॉज इनिशियल, तो दैट मीन्स वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह जी रखेंगे, और हाइट आपके ऊपर से यहाँ तक कितनी है, एच माइनस एक्स, इसलिए हमने वी स्क्वायर की जगह ये रख दिया है और कुछ नहीं। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे आपकी जब हम इसको देखेंगे तो ये कट गया, एम जी एच माइनस एम जी एक्स हो गया, तो एम जी एच आपकी जो है एनर्जी टोटल आ जाती है, ठीक है। एट पॉइंट सी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी काइनेटिक जो है जीरो हो जाती है, और सॉरी पोटेंशियल आपकी जीरो हो जाती है और काइनेटिक आपकी मैक्सिमम हो जाती है। तो हम ये इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as, तो 2g और ऊपर से h, तो v स्क्वायर की जगह हम 2gh यूज कर लेंगे, और आपका ये काइनेटिक एनर्जी आ जाती है mgh। टोटल एनर्जी हो जाएगी mgh प्लस जीरो, तो टोटल एनर्जी विल बी mgh। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव हो गया, मतलब हर पॉइंट पे आपकी एनर्जी कितनी थी, आपकी एनर्जी हर पॉइंट ऑफ टाइम पे mgh ही थी। तो दिस इज द प्रूफ फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दैट माय डियर स्टूडेंट्स। सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम दिखता है कैसा, ऐसा दिखता है, ठीक है। लेफ्ट को हमने माइनस ए पोजिशन मान लिया है, राइट को हमने प्लस ए पोजिशन मान लिया है, ये बीच में आया और नीचे से ऊपर तक यहाँ ये इसको एक्स डिस्टेंस मान लिया जाता है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो अपने आप को हर रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करता रहता है, ठीक है। जैसे सनराइज है, सनसेट है, ये सब पीरियोडिक मोशन हो जाते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, any to and fro up and down motion, to and fro up and down motion, to and fro up and down motion को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। दूसरा नाम भी है इसका, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी बोल देते हैं, VIBRATORY, वाइब्रेटरी मोशन भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मोशन। तो हर एक ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक पक्का होता है, बिकॉज ये अपने आप को रिपीट करता रहता है, टू एंड फ्रो अप एंड डाउन, ठीक है। डोंट कंसिडर इट लाइक डूब चुकी मैं तुझमें, वो गाना नहीं है, एनी टू एंड फ्रो अप एंड डाउन। सो सॉन्ग में भी फिजिक्स है। तो हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, बट हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। द पेंडुलम व्हिच t is 2 seconds is called a seconds pendulum। देखो पेंडुलम में क्या हो रहा है, एक सेकंड उसको इधर जाने में लगता है, एक सेकंड उसको इधर आने में लगता है, एक सेकंड इधर जाने में इसको 2 सेकंड लगते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना, 2 सेकंड। तो इस तरह के पेंडुलम को हम सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं। यहाँ पे ये थीटा है आपका, ये थीटा है जो ये बना रहा है, ये x माइनस ए मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, x इक्वल प्लस ए आपका राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, l आपका लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। इससे जो टाइम पीरियड होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, आगे फिर बात करेंगे, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये इसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको जस्ट इसका पता होना चाहिए। 2 पाई एल जी, एल क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, टी क्या है, टाइम पीरियड है, ओके। चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको अक्सर हम SHM लिख देते हैं, और इसका मतलब क्या है, which can be represented, which can be represented, ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन और कुछ नहीं है, पेंडुलम के ही मोशन को बोला जाता है। which can be represented by simple साइन और कोसाइन। जो सिंपल साइन या कोसाइन से लिखा दिया जाए, जैसे कि हम लिख देते हैं x को, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तो x क्या डिस्प्लेसमेंट है, a उसका एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा t, ये बेसिकली साइन वेव को फॉलो कर। देखो साइन वेव कैसी होती है,
साइन वेव ऐसी होती है, ठीक है। और कोसाइन वेव कैसी होती है, ये ऊपर से शुरू होती है, बिकॉज आपका जो cos 0 है वो 1 होता है। आप समझ रहे बात को। यहाँ पे साइन या कोसाइन क्यों बोला गया है, बिकॉज एक पेंडुलम जब शुरू होगा तो या तो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो सकता है या मिड पोजीशन से शुरू हो सकता है। एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हुआ होगा तो वो कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएगा, इसलिए ऐसे हम बोल दिया गया है, ठीक है। और वो अपने आप को रिपीट करता रहता है, बिकॉज साइन और कोसाइन भी तो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। सिंपल साइन और सिंपल कोसाइन अपने आप को रिपीट करते हैं, जस्ट लाइक पेंडुलम। इसलिए पेंडुलम का जो मोशन हो बेस्ट रिप्रेजेंटेड होता है विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कोसाइन। उसके हम अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड ऑल दैट। तो इसलिए हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। वो तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि एक ऐसा मोशन जिसको हम सिंपल साइन या सिंपल कोसाइन से बता सकें उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और जो स्प्रिंग का मोशन होता है, हैंगिंग स्प्रिंग का या फिर पेंडुलम का जो मोशन होता है, वो बेस्ट डिस्क्राइब्ड होता है विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कोसाइन। इसलिए यहाँ पे साइन और कोसाइन की बात आई है। यहाँ पे जो थीटा है उसको हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया गया है, बिकॉज आप कितना एंगल कवर करते हैं उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एल जो है वो आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम है। एल जो है आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम है यहाँ पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग। थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं। ऑसिलेटरी मोशन में ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन। क्या है? टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन मोशन को ही हमने ऑसिलेशन मोशन बोला है। इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है? मान लो ये आपकी वेव थी, करेक्ट। इसमें जो आप ये जो है इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। ये होता है क्रेस्ट और ये होता है ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब जो आप अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर या कितना नीचे जाते हो, ये जो है ना, ये एम्पलीट्यूड है। या फिर यहां से ये जो है ये एम्पलीट्यूड है। अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर या अपनी मीन पोजीशन से कितना नीचे जाते हो, दैट इज योर एम्पलीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। इस एम्पलीट्यूड को हम अक्सर ए से लिख देते हैं और ऐसा यूनिट इसकी मीटर होती है। ओके। टाइम पीरियड को हम टी से लिख देते हैं। टाइम पीरियड को हम टी से लिख देते हैं। मतलब एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। ये सब नोट्स में इनकी सब डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी गई है, तो प्लीज रेफर दोस। ओके। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से लिखते हैं। न्यू क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड होता है। मतलब जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, या फिर जितना कम टाइम पीरियड होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। इसकी यूनिट अगर हम साउंड के हिसाब से लें तो हर्ट्ज में ले लेते हैं और टाइम पीरियड की यूनिट को हम सेकंड ले लेते हैं। ये बात समझाने के लिए थी। बाकी इसकी जो डेफिनेशन है, यू प्लीज डाउनलोड दीज नोट्स एंड रेफर दोस, यू विल अंडरस्टैंड देम। ओके। लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है? द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज, मास एंड मटेरियल ऑफ द बॉब। जो ये पेंडुलम का बॉब है इसके मास कितना है? अब आप सोचोगे मास ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा। ऐसा नहीं है। टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है। शेप, साइज, मास, मटेरियल ऑफ द बॉब के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंडेंट नहीं करता है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन प्रोवाइडेड एंगुलर एम्पलीट्यूड इज लेस देन 5 डिग्री। तो थीटा तो मैंने बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी कितना भी ज्यादा हो सकता है, समझ लो, कितना भी ज्यादा एम्पलीट्यूड हो सकता है। टाइम पीरियड आपका फिक्स है। सेकंड्स पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, सेकंड्स पेंडुलम का मतलब ये हो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, चाहे वो इतना जा रहा है या फिर वो इतना जा रहा है, टाइम उतना ही लेगा वापस यहाँ से यहाँ आने में, इसलिए उसको सेकंड्स पेंडुलम बोला गया है। इसे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, एल लेंथ है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल बाई जी। और यहां से आपका फॉर्मूला आ गया था टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और जी को अगर हम यहां से निकालना चाहें तो बाकी सबको उस तरफ ले जाओ तो टी स्क्वायर, और जी को इधर ले जाओ बाकी सबको इधर ले आओ तो जी विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो ये उसका फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल में इसको सीधा भी यूज कर सकते हो, बाकी इसको याद कर लोगे तो भी आप सीधा सीधा यूज कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी तो बहुत पढ़ ली, पावर भी पढ़ ली, वर्क भी पढ़ ली, तो सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या? कहां से आती है एनर्जी? एनर्जी के दो ही सोर्स हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो सकती है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसी है? जैसे सोलर है, विंड है, टाइडल है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल में आपके पास कोल एंड पेट्रोलियम, बट वी ह्यूमन बीइंग हैव लर्नड ओनली कोल पेट्रो एज आवर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसलिए इसको हमने
कन्वेंशनल बोला गया है। कन्वेंशनल का मतलब क्या हुआ? कन्वेंशनल सोर्स का क्यों बोला गया? बिकॉज इससे हमारी मेजॉरिटी ऑफ द नीड पूरी होती है। रिन्यूएबल तो अब पिक्चर में आने लगे हैं जब हमारे पास एनर्जी क्राइसिस होने लगा है, जब हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, जब गवर्नमेंट उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो नॉन रिन्यूएबल को जो है हमने नॉन कन्वेंशनल बोला है। नॉन कन्वेंशनल मतलब ये है, बट इनसे हमारी मेजॉरिटी नीड पूरी नहीं हो रही। क्या सोलर से आपकी गाड़ियां चल रही है, या विंड से या टाइडल से आपकी गाड़ियां चल रही है? नहीं ना। या इंडस्ट्री चल रही है उनसे? नहीं। इंडस्ट्रीज के तो किससे चल रहे हैं? कोल से चल रही है, पेट्रोलियम से चल रही है, करेक्ट, फॉसिल फ्यूल से ही चल रही है। रिन्यूएबल से आपकी कुछ कुछ चीजें आजकल पूरी होने लग गई हैं। आजकल कुछ इलेक्ट्रिक पावर कार आने लग गई है, तो ये नॉन कन्वेंशनल है। अब तक हो सकता है आगे ये कन्वेंशनल में भी कन्वर्ट होने लगे। वी विश ऐसा हो, बिकॉज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ ही टाइम तक रहेंगे। ठीक है, फॉसिल फ्यूल है, वो हजारों सालों पहले जब धरती बन रही थी तब वो दबे थे, कुचले थे, हाई प्रेशर में वो फ्यूल में कन्वर्ट हुए थे। अब उनको वापस बनने में हजारों साल लगेंगे। डू वी हैव दैट काइंड ऑफ टाइम? वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। इसलिए हम नॉन रिन्यूएबल के ऊपर अब तक डिपेंड कर रहे हैं, जो कि हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बहुत लंबा तक नहीं टिकेगा, ध्यान देने की बात है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है दो तरीके की हो सकती है। न्यूक्लियर फिजन हो सकती है और न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियर भी एक एनर्जी है। न्यूक्लियर फिजन का मतलब ये होता है ब्रेकिंग डाउन। Breaking means one heavy will break down into small, that is known as nuclear fission. When one heavy nucleus break down into small nucleus, that is known as nuclear fission. Nuclear fusion क्या होता है? When two small add up and make a big one, so that is your nuclear fusion. Fuse मिल जाना। Okay, so that is nuclear fission and nuclear fusion. इसके बारे में भी काफी कुछ आप पढ़ सकते हैं, नोट्स में इसकी काफी कुछ बातें मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, बिकॉज सन के पास भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो इतने सालों से चल रहा है और आगे कई साल तक चलता है, बिकॉज सन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि हमारे तक इतनी गर्मी आती है, तो उसके पास कितनी एनर्जी? न्यूक्लियर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सन। इट्स हैवी। आज तक हमारे लिए ये नॉन कन्वेंशनल है, बिकॉज हम न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उससे बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशन निकलती है। बॉम्ब ब्लास्ट के नुकसान तो आपको पता ही है। हिरोशिमा और नागासाकी पे लाखों साल पहले, सॉरी लाखों साल, कई सौ साल, काफी टाइम पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। आज भी वहां पे बच्चे नॉर्मल पैदा नहीं होते हैं, बिकॉज वहां पे वो रेडिएशन अब भी है, न्यूक्लियर हार्मफुल रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन आज भी हमारे लिए नॉन कन्वेंशनल जैसा ही है। ठीक है, मेजर नीड इससे पूरी है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू हार्नेस। इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होती है, स्पेशल टेक्निक चाहिए होती है। वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट। मे बी इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू। ठीक है, और इसका जो वेस्ट होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। उसको डिकम्पोज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी हम अब तक नहीं कर पा रहे। मे बी इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू। लेट्स सी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाई देयर इज एनर्जी क्राइसिस? भाई अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम बोलते हैं कि सच है, ट्रू है, तो एनर्जी क्राइसिस क्यों है? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब आपके पास जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेगी, चाहे तुम कुछ कर लो, मतलब उसी को कन्वर्ट करते रहो। तो अगर ऐसा ही है, जब हम बढ़ा ही नहीं सकते और घट ही सकती नहीं, तो एनर्जी क्राइसिस क्यों है? ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो हमेशा वेस्ट जरूर होती है। ठीक है, वेस्ट। अब जैसे आपका एसी है, वो इलेक्ट्रिकल टू सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे फैन है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में कन्वर्ट करा है, हीटर है, इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी में कन्वर्ट करा है। बट हमेशा जितने जूल, अगर वो 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी नहीं बनती है। तो हमेशा वेस्टेज बढ़ती रहती है, वेस्टेज बढ़ती रहती है। तो आपके पास जो यूजफुल एनर्जी इज लेस। हमारे पास एनर्जी सेम है, उतनी ही रहेगी, बट यूजफुल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। यूजफुल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए एनर्जी क्राइसिस है। जब हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो यूजेबल फॉर्म में नहीं रहती है उतनी। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे जो व्हीकल हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे जो इक्विपमेंट, उनकी एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, और हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। मतलब हमें विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट है। सन हमें रोज इतनी एनर्जी देता है, तो वी शुड बी एबल टू टेक दैट। हमें फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी कम रखनी होगी, नहीं तो एनर्जी क्राइसिस बढ़ता रहेगा।
So with this, we are done with the dynamics. I hope you have understood the chapter somewhat. Please go through with the notes. Please go through with the book that you have or any good book, and you will find that every topic is touched and covered. Please practice question on them and keep telling us what you got, what you are not getting. We will try to help you with those particular topics. With this, we are winding up today's session. Thank you so much for watching. God bless you always. Thank you so much.